हेलो टू ऑल। आगे फाइलम एनेलिडा हम शुरू करते हैं। एनेलिडा जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड एनुलस से बना है और जिसका अर्थ होता है सूक्ष्म वलय। यानी एनेलिडा के प्राणी ऐसे प्राणी हैं जिनमें सूक्ष्म वलय पाए जाएंगे। उनके शरीर में छोटे छोटे वलय मिलेंगे खंड के रूप में। आगे हम देखते हैं कि ये जो प्राणी है ये दोनों ही जलों में मिलते हैं, लवणीय और अलवणीय वाटर में। यानी ये फ्रेश वाटर में और समुद्र के पानी में भी मिलेंगे। स्थल पर भी ये पाए जाते हैं, स्वतंत्र जीव के रूप में और परजीवी के रूप में भी ये पाए जाते हैं। इन सभी आवासों में ये मिलेंगे। इनका जो संगठन होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का पाया जाएगा। इनमें द्विपाद सममिति मिलेगी, बायलेटरल सिमेट्री मिलेगी। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तीनों जर्मिनल लेयर यहाँ पे पाई जाएगी और विखंडित खंडित होते हैं, यानी मेटामेरिक सेगमेंटेड ये प्राणी है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, अर्थवर्म इसका एग्जाम्पल हमने देखा है। और गुह्य प्राणी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहली ट्रू सिलोम जो नज़र आती है वो यहीं पर नज़र आती है। तो अगर आपसे पूछ ली जाए कि सबसे पहली ट्रू सिलोम कहाँ दिखेगी, तो एनेलिडा के सदस्यों में दिखाई देगी। इनका शरीर स्पष्ट खंड और विखंडों में बटा होता है, इसलिए इस संघ को एनेलिडा नाम भी दिया गया है। इन प्राणियों में लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य और सर्कुलर दोनों ही प्रकार की पेशियां पाई जाती है और ये पेशियां चलन में सहायता करती है, लोकोमोशन में मदद करेगी। जलीय एनेलिडा जैसे नरीज की हम बात करते हैं, उसमें पार्श्वपाद उपांग पाया जाता है, पैरापोडिया इसे हम कहेंगे। ये पैरापोडिया तैरने तथा श्वसन में मदद करते हैं, जो कि नरीज में दिखाई दे रहे हैं। एनेलिडा के सदस्यों में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनमें वृक्कक मिलते हैं, नेफ्रिडियम मिलते हैं, जो कि ऑस्मोरेगुलेशन, परासरण नियमन का और उत्सर्जन का काम करेंगे। तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी गुच्छिकाएं गैंग्लियन होती है, जो पार्श्व तंत्रिकाओं के द्वारा या लेटरल नर्व्स के द्वारा दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु से जुड़ी हुई होती है। डबल वेंट्रल नर्व कोड से जुड़ी हुई पाई जाएगी। नेरीज एक जलीय एनेलिड है, समुद्र के जल में पाया जाता है, जिसमें नर व मादा दोनों अलग अलग होते हैं। यानी नेरीज एक लिंगाश्रयी होता है, इंपोर्टेंट है। लेकिन केचुआ और जोक उभय लिंगाश्रयी होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। पहले भी हमने देखा है हर्माफ्रोडाइट होते हैं। बिल्कुल आपको याद रखना है कि केचुआ और जोंक दोनों हर्माफ्रोडाइट है, उभय लिंगाश्रयी है। लैंगिक जनन यहाँ पर पाया जाएगा। उदाहरण आपके हो जाएंगे फेरिटिमा, जिसे हम केचुआ कहेंगे, नेरीज, और हिरुडुनेरिया रक्त चूसक जोंक या ब्लड सकिंग जोंक, लीच, इसके उदाहरण हो जाएंगे। डायग्राम में नेरीज और हिरुडुनेरिया दोनों को दिखाया हुआ है। आगे ऑर्थोपोडा संघ की हम बात करते हैं। ऑर्थोपोडा, ऑर्थोस संदित, पोडा मतलब उपांग, यानी ऑर्थोपेडा नाम जो दिया गया है वो संदित उपांग पाए जाने की वजह से यहाँ पर दिया गया है कि इनके सदस्यों में संदित उपांग पाए जाएंगे। जॉइंटेड लैग्स यहाँ पर मिलती है। ऑर्थोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है और कीटों को इसी में सम्मिलित किया गया है। 2/3 जातियां जो है वो ऑर्थोपोडा की इस पृथ्वी पर पाई जाती है। कीट सर्वाधिक मिलते हैं। इनमें अंगतंत्र स्तर का शरीर संगठन होता है। ये बायलेटरल सिमेट्रिकल मिलेंगे, त्रिकोरिकी मिलेंगे और विखंडित प्रगोई प्राणी है। एनेलिडा के जैसे ये फीचर्स हैं। ऑर्थोपोडा के शरीर पर काइटिन युक्त एक एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। शरीर हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में विभाजित पाया जाएगा। सिर, वक्ष और उदर में विभाजित रहेगा। ऑर्थोस का मतलब संधि, पोडा का अर्थ उपांग, इसमें संधि पाद होता है या उपांग पाए जाते हैं। श्वसन अंग के रूप में क्लोम, गिल्स, पुस्त क्लोम, बुक गिल्स, पुस्त फुफ्फुस, बुक लंग्स व श्वसनिकाओं के द्वारा होता है। यानी ये सारे श्वसन अंग अलग अलग उदाहरणों में, अलग अलग ऑर्थोपोडा के मेंबर में हमें देखने को मिलेंगे। तो ये सारे श्वसन अंग भी आपको याद रखने हैं। परिसंचरण तंत्र यहाँ पर खुला होता है, जबकि एनेलिडा में बंद होता है। सेंसरी ऑर्गन के रूप में यहाँ पर संगिकाएं, एंटीना, नेत्र दोनों प्रकार के सामान्य और संयुक्त पाए जाएंगे। संतुलन पुटी
जो शरीर का संतुलन बनाए रखती है, जैसे स्टेटोसिस्ट भी हम कहते हैं, वो यहाँ पर उपस्थित होते हैं। उत्सर्जन के लिए मेल पी की नलिकाएं यहाँ पर पाई जाती है। नर व मादा पृथक पृथक होते हैं। अधिकांशतः ये अंडप्रजक का ओविपेरस है। परिवर्धन प्रत्यक्ष भी हो सकता है या अप्रत्यक्ष लार्वा अवस्था द्वारा भी हो सकता है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट के उदाहरण एपिस, जिसे हम मधुमक्खी कहेंगे, बॉम्बिक्स रेशम कीट का नाम है, लेसिफर लाख कीट का नाम है। रोगवाहक कीटों में आप एनोफ्लीज की बात करेंगे। मादा एनोफ्लीज मॉस्किटो के काटने से मलेरिया रोग होता है, यानी फीमेल एनोफ्लीज जो है वो प्लाज्मोडियम का वाहक है। क्यूलेक्स से एलिफेंटियासिस रोग हो जाएगा, क्योंकि ये वूचेरेरिया जो आपका गोलकृमि है उसको ये फैलाने की कोशिश करता है या फैलाता है। और एडीज मॉस्किटो के काटने से डेंगू होता है। यूथ पीड़क टिड्डी, यानी समूह में आक्रमण करने वाला जो पीड़क है टिड्डी लोकस्टा, वो भी यहीं का मेंबर है। जीवित जीवाश्म के रूप में यहाँ पर एक फेमस एग्जाम्पल मिलता है लिमुलस, जिसे किंग क्रैब या राज करकट कहा जाता है। आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है लिमुलस, जीवित जीवाश्म है ये। जीवित जीवाश्म से हमारा तात्पर्य है कि ऐसा जीव जिसके लक्षणों में काफ़ी समय से कोई चेंज नहीं हुआ है, वो जैसे था वैसा का वैसा आज भी मिलता है। तो लिमुलस एक जीवित जीवाश्म है ऑर्थोपोडा संघ का। कुछ उदाहरण यहाँ पर आपको बता रखे हैं, जैसा कि टिड्डा आपको दिख रहा है, बटरफ्लाई आपको दिख रही है, तितली, बिच्छू, स्कॉर्पियन आपको दिख रहा है, और झींगा प्रॉन आपको दिख रहा है। आगे मोलस्का संघ की हम बात करते हैं, और मोलस्का का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा कोमल शरीर वाले प्राणी। दूसरा सबसे बड़ा संघ है ये। इसके मेंबर स्थल पर भी पाए जाते हैं, जल में भी मिलते हैं, और दोनों जलों में ये मिलेगा, समुद्री जल में भी और नदी के जल में भी। अंगतंत्र स्तर का यहाँ पर संगठन पाया जाता है। ये द्विपाद समिति होते हैं, त्रिकोर के होते हैं, प्रगुही प्राणी हैं। शरीर कोमल होता है लेकिन कठोर कैल्शियम के कवच के द्वारा ढका हुआ होता है। शरीर अखंडित होता है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, मोलस्का के शरीर में खंड नहीं पाए जाते हैं। शरीर सिर, पेशियपाद, मस्कुलर फुट और एक अंतरंग ककुद, जिसे हम विसरल हम्प कहते हैं, में डिवाइड पाया जाता है। यानी हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प, यहाँ पर तीन चीज़ें मिलेगी। त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत ककुद के ऊपर प्रावर बनाती है, यानी जो विसरल हम्प है उसके ऊपर त्वचा की एक सॉफ्ट लेयर मिलती है, और वो लेयर यहाँ पर प्रावर या मेंटल बनाने का काम करेगी। बिल्कुल आपको याद रखना है, ये यहाँ पर जो आपको दिख रहा है कुबड़, विसरल हम्प ये है, और उसके ऊपर एक त्वचा की परत पाई जाती है जिसे हम मेंटल कहेंगे। बिल्कुल आपको याद रखना है। ककुद तथा प्रावर के बीच, विसरल हम्प तथा मेंटल के बीच मेंटल कैविटी पाई जाती है, जिसमें पंख के समान क्लोम पाए जाएंगे। पंख के समान क्लोम पाए जाते हैं, और क्लोम का काम है, गिल्स का काम है श्वसन और उत्सर्जन में सहायता करना। सिर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं, जैसा कि ऑक्टोपस के केस में आपको नजर आ रहे हैं बहुत सारे स्पर्शक यहाँ पर, तो सिर पर पाए जाते हैं स्पर्शक। मुख में भोजन के लिए रेती के समान घिसने वाला अंग होता है। रेती के समान घिसने वाला जो अंग है वो आपको याद रखना है, जिसे रेती जीवा या रेडुला हम कहेंगे। रेडुला मोलस्का की विशेषता है। सामान्यतः नर मादा पृथक होते हैं तथा अंडप्रजक होते हैं, यानी मुख्य रूप से एक लिंगाश्रयी प्राणी यहाँ पर मिलते हैं, ओविपेरस होते हैं। सामान्यतः लार्वा अवस्था पाई जाती है। एग्जाम्पल है पाइला, जिसे हम एप्पल स्नेल बोलते हैं। पिंक टेडा मुक्ता शुक्ति है या पर्ल ओयस्टर है, जिससे मोती प्राप्त होता है। सीपिया, इसे हम कटल फिश कहते हैं। लोलीगो को स्क्विड कहते हैं। ऑक्टोपस को बेताल मछली या डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल आप ये सारे एग्जाम्पल एज इट इज़ याद रखेंगे। एप्लीसिया को समुद्री खरगोश, सी हेयर कहते हैं, एप्लीसिया। डेंटेलियम को टस्क सेल या रद्द कवच बोलते हैं, और कीटोप्लूरा को काइटन बोला जाता है। सी हेयर के साथ ही मैं एक सी माउस की भी बात कर लेता हूँ। अगर आपसे पूछा गया कि सी माउस किसे कहा जाता है, तो आप आंसर लगाएंगे एफ्रोडाइट को। एफ्रोडाइट को सी माउस कहा जाता है। एफ्रोडाइट को हम सी माउस कहेंगे, जो कि एक एनेलिडा का मेंबर है। बिल्कुल आप याद रखेंगे, सी माउस जो है वो एनेलिडा का मेंबर है। सी माउस एफ्रोडाइट को कहा जाता है, जबकि एप्लीसिया को सी हेयर कहा जाता है, जो कि मोलस्का का सदस्य है। तो कभी कभी दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, ये कन्फ्यूजन आप दूर करेंगे। एफ्रोडाइट का याद रखने का तरीका है इट, ये जो आ रहा है इट, रेट से याद कर लो कि रेट में ट आता है,
यहाँ पर हम माउस इसको बोलेंगे, तो सी माउस तो आपका एनेलिडा वाला सदस्य हो जाएगा एफ्रोडाइट, और एप्लीसिया उसमें टे आ ही नहीं रहा है, तो आप उसको समुद्री खरगोश के रूप में याद रखेंगे या सी हेयर के रूप में याद रखेंगे, जो कि मोलस्का का सदस्य है। आगे हम देखते हैं कुछ उदाहरण मोलस्का के जो आपके डायग्राम में दे रखे हैं। पाइला आपको दिखाई दे रहा है और ऑक्टोपस आपको दिख रही है, डेविल फिश आपको दिख रही है। नेक्स्ट संघ है हमारे पास इक्काइनोडर्मेटा, और इक्काइनोडर्मेटा का अर्थ हो जाता है शूल युक्त प्राणी, कांटे युक्त प्राणी। इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाया जाता है, ये याद रखना, कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल मिलता है, बाह्यकंकाल नहीं है यहाँ पर, इसलिए इनका नाम इक्काइनोडर्मेटा या शूल युक्त शरीर वाले प्राणी रखा गया है। ये सभी समुद्रवासी होते हैं, फिर से इम्पोर्टेंट, इस संघ के सदस्य सभी समुद्रवासी हैं। अंग तंत्र इस तरह का संगठन मिलता है। वयस्क इक्काइनोडर्म अरीय रूप से सम्मिलित होते हैं, जबकि लार्वा द्विपार्श्व सम्मिलित पाई जाती है। ये फिर से प्रश्न अभी पूछा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर परीक्षा में, तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि जो वयस्क इक्काइनोडर्म है वो रेडियल सिमेट्री रखते हैं, और जो लार्वा है वो द्विपार्श्व सिमिति रखता है। ये सब त्रिकोरकी और प्रगुही प्राणी हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सिलोमेट प्राणी है। पाचन तंत्र यहाँ पर पूर्ण पाया जाता है। सामान्यतः मुख अधर तल पर व मलद्वार पृष्ठ तल पर मिलता है। ये फिर से एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मुख है वो अधर तल पर मिल रहा है और मलद्वार पृष्ठ तल पर मिल रहा है, उल्टा है यहाँ पर, मुख पृष्ठ तल पर होना चाहिए और मलद्वार अधर तल पर होना चाहिए। यहाँ पर जल संवहन तंत्र वाटर वेस्कुलर सिस्टम मिलता है, जो कि इसकी विशेषता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम का पाया जाना, जो चलन में, भोजन को पकड़ने में और श्वसन में सहायक है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम का काम आप ध्यान रखेंगे, तथा ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसके शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में भी सहायता करेगा। स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र यहाँ पर नहीं पाया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र होता ही नहीं है, स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र यहाँ पर नहीं पाया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से संघ में उत्सर्जन तंत्र नहीं होता है, तो इक्काइनोडर्मेटा के सदस्यों में या इक्काइनोडर्मेटा में नर व मादा पृथक पृथक होते हैं। लैंगिक जनन यहाँ पर पाया जाता है, निषेचन बाह्य होता है, परिवर्धन अप्रत्यक्ष मुक्त प्लावी लार्वा अवस्था द्वारा पाया जाता है, यानी यहाँ पे लार्वा अवस्था मिलेगी। एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे एस्ट्रियस, जिसे हम तारा मछली बोलते हैं, इकाइनस सी अर्चिन जिसे कहा जाता है, एंटीडोन सी लिली से हम बोलेंगे, कुकुमेरिया समुद्री सी कुकुम्बर इसे कहा जाता है, समुद्री करकटी इसे बोलते हैं, और ऑफ्यूरा जिससे हम ब्रिटल स्टार या भंगूर तारा कहेंगे। तो बिल्कुल ये सारे एग्जाम्पल्स आपके इक्काइनोडर्मेटा के हो जाएंगे। एग्जाम्पल डायग्राम सभी बताए गए हैं, जैसे तारामीन आपको दिख रही है और भंगूर तारा या ब्रिटल स्टार आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेमिकोर्डेटा की, जो कि इनवर्टिब्रेट का लास्ट संघ है। इन्हें हम हेमिकोर्डेटा, पहले कशेरुकी संघ में एक उपसंघ के रूप में इसे रखा गया था, पहले इन्हें वर्टिब्रेट्स में सम्मिलित किया गया था, लेकिन अब इन्हें नॉन वर्टिब्रेट या अरज्जुकियों में, इनवर्टिब्रेट में एक अलग संघ के रूप में रखा गया। ध्यान रखेंगे अभी इन्हें इनवर्टिब्रेट में रख दिया गया है हेमिकोर्डेटा को। इस संघ के प्राणी कृमि के समान होते हैं, वर्म लाइक होते हैं, समुद्री होते हैं। इनका संगठन अंगतंत्र स्तर का होता है, द्विपाद समिति यहाँ पर मिलती है, त्रिकोरकीय होते हैं, प्रगुही प्राणी है। इनका शरीर बेलनाकार होता है, शरीर शुंड, कॉलर और वक्ष में विभाजित होता है। आपको डायग्राम में दिख ही रहा है, प्रोबोसिस, कॉलर और वक्ष, आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। शुंड, कॉलर और वक्ष में शरीर विभाजित पाया जाएगा, 3 भागों में विभाजित होगा, शुंड, कॉलर और वक्ष में शरीर विभाजित पाया जाएगा। परिसंचन तंत्र यहाँ पर बंद प्रकार का होता है, श्वसन क्लोम के द्वारा होता है। शुंड ग्रंथि या प्रोबोसिस ग्लैंड इसका उत्सर्जी अंग है। फिर से इंपॉर्टेंट प्रश्न कि यहाँ पर उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो प्रोबोसिस ग्लैंड या शुंड ग्रंथि। नर एवं मादा अलग अलग होते हैं, निषेचन बाह्य पाया जाता है। परिवर्धन लार्वा टोर्नेर या लार्वा यहाँ पर मिलता है, अप्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन होता है, और बेलोनोग्लोसिस और सेकोग्लोसिस इसके एग्जाम्पल है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा हेमिकोर्डेटा कंप्लीट हो जाएगा, यानी हेमिकोर्डेटा तक हमने
इन्वर्टिब्रेट्स पढ़े हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को इन्वर्टिब्रेट के सभी फाइलम के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है और बेसिक एग्जांपल्स है वो अच्छे से याद हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कोर्डेटा शुरू करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।